Hi, this your life, your one and only life. So take excellence very personally. Today is 3rd of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं. सेफोलॉजी है अबाउट स्टडी ऑफ इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर. आर्टिकल 50 सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव्स को और जुडिशरी को. आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर दिस जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से बदलकर आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में चेंज हुआ था. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. रिसेंटली पारस अग्रवाल वॉज नेम्ड CEO ऑफ विच कंपनी? हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 25th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ LIC? हनुक्का ये एक फेस्टिवल है. हर साल ये जो सेलिब्रेट होता है विच ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, बाय विच ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? Which are called the rainforests of the ocean? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है antagonism, मतलब विरोध. hostility है, opposition है. appease करना मतलब तुष्टीकरण, किसी चीज को by acceding to their demand pacify करना. erudite का मतलब होता है वो बहुत learned है, वैज्ञानिक तरीके से. having or showing great knowledge or learning, well educated. टीडियस जॉब है, थकाने वाला जॉब है, टायरसम और मोनोटोनस. वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ, एक्यूरेसी, कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज के टॉपिक्स हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट, स्कूल्स फिर क्लोज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. दिस इज साइबर क्राइम. आज हम GRAP को रिवाइज करेंगे. लिमिटेड गेन्स एडिटोरियल टेक है. बर्थ्स एंड राइट्स, लोकसभा ने अभी पास किया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020. देन अ वाइट टच टू अ रिफ्रेश्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन. 2 रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन और दूसरी है मिल्क की वाइट रिवॉल्यूशन. इन दोनों में जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, और कैसे इधर के जो मेरिट्स, मिल्क रिवॉल्यूशन के मेरिट्स हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, विल हैव अ टॉक. दिस इज अगेन अ रियली गुड टॉपिक. बहुत अच्छा एडिटोरियल है, दिस लीड आर्टिकल है. इससे जुड़े हुए हम 2 सवाल भी तैयार करेंगे. देन ब्रीदिंग फ्रेश एयर इनटू द NCR's पॉल्यूशन कंट्रोल. विल गेट टू नो कि बीजिंग से हम क्या लेसन सीख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एयर पॉल्यूशन और उससे बैटल. शुड द स्टेट स्टॉप फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल? NFHS 5 का जो डेटा भी आया है 2 हो गया है टोटल फर्टिलिटी रेट. देन पैका रिबेलियन है, JAI-CoV-D है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अलाउ किया है एग्जेम्पशन ऑन नेगेटिव लिस्ट. देन रशिया और यूक्रेन में बॉर्डर टेंशन बना है डोनबास रीजन में. चाइना सी में है, इंडिया एट डॉक है. नेवल पॉलिसी और इकोनॉमी के 2 कॉन्सेप्ट हैं. पहला कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी का. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में. डॉक्टर साउथ अफ्रीकन नेशनल, ये केसेस कुछ फाइंड हुए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के. दिस इज़ अगेन टू अर्ली, इस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है. लेट अस वेट. तो ये अलर्ट है, इन सब कंट्रीज़ में वेरिएंट्स मिले हैं. ये जो वेरिएंट है इसके बारे में भी अभी हमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि ये बहुत जल्दी ट्रांसमिसेबल तो हो रहा है, बट ये कितना डेडली होगा वी जस्ट डोंट नो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो ऑफिशियल लाइन है ICMR का या फिर दिस जेनोमिक कंसोर्टियम की जो एडवाइजरी है हम इसको फॉलो करेंगे. तो अनाउंसमेंट जो हुआ इस वेरिएंट का इंडिया में डिटेक्ट हुआ वो अगेन किसके द्वारा आया है? इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम. ये एक ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज है, जेनोमिक जो स्टडी है वायरस की उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इन्होंने इस वेरिएंट को डिटेक्ट करके यहाँ पे ऑफिशियली बताया कि दिस
ओमिक्रॉन वेरिएंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। सो ये नाम याद रखना है, जेनोमिक कंसोर्टियम। ओके, अगेन अब फिर से ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह तो लेट अस सी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, दिस इज टू अर्ली। बट एक और डिसीजन अभी जो है मुद्दे का वो ये है कि बूस्टर डोज क्यों ना प्रोवाइड किए जाए। बूस्टर डोज किनको, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है या फिर जो एल्डरली है। तो यहाँ एडवाइस किया गया है कि बूस्टर डोज मतलब 2 डोज हो गए वैक्सीनेशन के, अभी 3rd डोज भी लगाया जाए। जो सारे 40 ईयर्स से सीनियर है तो उनको 3rd डोज की बात है। बिकॉज अगेन कोविड-19 हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। फ्रंट लाइन स्टाफ और जो एल्डरली है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3rd डोज उन्हें दिया जाएगा। लेट अस सी अब ये न्यूज़ आगे कैसे डेवलप होती है। दूसरी न्यूज़ है, स्कूल्स क्लोज्ड, सुप्रीम कोर्ट सेट्स 24 आवर डेडलाइन फॉर सीरियस एक्शन। तो अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऐसा हो गया है कि फिर से लॉकडाउन कोविड-19 के कारण नहीं, एयर पॉल्यूशन के कारण लगने की नौबत आ गई है। तो स्कूल्स फिर से क्लोज करने की बात है। तो कोर्ट ने ये कहा बिकॉज दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, तो स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फॉर टाइम बिंग क्यों ना क्लोज कर दिया जाए, बिकॉज AQI हो गया है सीवियर कैटेगरी में। तो दिस इज ऑल्सो वन डेवलपमेंट। तो ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। मीनवाइल, वॉर्न बिफोर ओपनिंग डैम्स भी कौन सा, मुल्ला पेरियार डैम, जो पिछले 1 महीने में हमने कई बार पढ़ा है, मुल्ला पेरियार डैम। ऑपरेशन इसका तमिलनाडु करता है, तमिलनाडु ने वाटर रिलीज कर दिया तो केरला में डूब जैसी स्थिति आई। केरला बोल रहा है एटलीस्ट एक वार्निंग होनी चाहिए बिफोर ओपनिंग डैम, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो होने चाहिए। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो सेकंड है, इंटरनेशनल फ्लायर्स टेस्ट पॉजिटिव। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अबाउट साइबर क्राइम, और ये न्यूज़ है हमारे GS के सिलेबस में भी। क्राइम और डिजिटल जैसे पुश बढ़ रहा है तो साइबर क्राइम भी है, उनके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारी पुलिस है, पुलिस होती है एनफोर्सिंग एजेंसी, जितने भी क्राइम रिलेटेड मैटर्स हैं जो प्राइमरी उसको डील करती है वो होती है पुलिस। बट अब पुलिस अगर वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है साइबर क्राइम जैसे मैटर्स के लिए, तो पुलिस प्रॉपर पुलिसिंग नहीं कर पाती। सो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, एजुकेट करो और ट्रेन करो पुलिस को। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे मैन पावर और ट्रेनिंग की है साइबर स्टेशंस में। दिल्ली में ऐसे साइबर स्टेशंस बन रहे हैं। अब जैसे ये क्या है, दिस इज एन आइडिया, इस आइडिया को आप यूज करो अपने आंसर राइटिंग पे। मैन पावर एंड ट्रेनिंग की है टू सक्सेस ऑफ साइबर स्टेशंस। आपने उन्हें लेटेस्ट गैजेट्स, कंप्यूटर्स तो दिला दिए, बट साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। जो ऑफिसर्स कॉन्फिडेंट है प्रॉम्प्ट एक्शन में, फिलहाल के लिए हमारे पास इतना डिटेल्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं था, तो यूजुअली क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT, और वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है, सपोज उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया, तो यूजुअली उसका कुछ एक एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी में, तो उसको फिर बोला जाता है आप फर्दर इस डिपार्टमेंट में काम करो, वर्क लाइक दैट। बट द पॉइंट इज वी नीड एन ओवरऑल सिस्टमैटिक रिजीम जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी जैसे जो फाइन न्यूली डेवलप्ड चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें कॉप्स को वेल ट्रेन करें। तो यहाँ पर ये बात है, इन्वेस्टिगेट कर पाए साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट्स को, बिकॉज मैनी ए टाइम्स जैसे कंप्लेंट्स भी जाती है उनको पता ही नहीं है इस FIR को किस कैटेगरी में रखना है। टेक्निकल असिस्टेंस दो, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे साइबर फॉरेंसिक्स। कोऑर्डिनेट कंडक्ट करो रेगुलर साइबर अवेयरनेस कैंपेन, साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स स्कूल चिल्ड्रन में और जो वल्नरेबल ग्रुप में। ये वल्नरेबल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज इनको नया नया एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेट का, स्कूल्स फिर से बंद हो गए, तो बच्चों को भी जो एजुकेशन है, IT एजुकेशन और जो बेसिक नेटिक्वेट्स है, हमने कई बार नेटिकेट्स भी पढ़े हैं और इस पर आंसर राइटिंग भी किया है, तो ये उन्हें सिखाना ज़रूरी है कि इंटरनेट पे जैसा दिखता है ऑलवेज दैट इज़ नॉट ट्रूथ। सो यू हैव टू वेरीफाई एंड यू शुड नॉट रिवील योर आइडेंटिटी, योर डॉक्यूमेंट्स लाइक ID कार्ड्स एट्सेट्रा ओवर द इंटरनेट। तो ये जो बेसिक एटिकेट्स हैं नेट के, इंटरनेट के, वी नीड टू ग्रूम स्कूल चिल्ड्रन एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि एल्डरली कि आप इंटरनेट पे खुद को कैसे सेफगार्ड कर पाओ। और फिर इसमें कंप्लेंट्स वगैरह जो हैं ये सब इसका प्रोविज़न है। सो दिस इज अगेन अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। साइबर क्राइम
ये इंटरनल सिक्योरिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल GS3 साइबर क्राइम। देन दिस इज SDMC वर्कर्स इंटेंसिफाइड ड्राइव टू कंट्रोल डेंगू। अब डेंगू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी मॉस्किटो रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिया है, तो दिस इज डेंगू। सिटी सीज सीजन्स लोवेस्ट डे टाइम टेम्परेचर प्लमेट हुआ है। ऑल्दो कल हमने देखा था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि टेम्परेचर इस बार थोड़ा वार्मर विंटर रहने वाला है। लेट अस सी। क्लाउडी स्काइज है फॉर लास्ट 2 days विथ थंडर स्टॉर्म ऑन December 6, ऐसे प्रिडिक्शंस है। तो वेट इवनिंग का यहाँ पे बताया है। सो दिस इज दिल्ली। नेक्स्ट जो है वो है ग्रैप। ग्रैप इज वन सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स जो हम पॉइंट्स यूज कर सकते हैं इन आंसर राइटिंग वेन एवर इट कम्स टू डीलिंग विद एयर पॉल्यूशन, स्पेशली इन द केस ऑफ दिल्ली। तो ये जो ग्रैप है ना, ग्रैप 4 साल से है। अब इस पे ये बोला गया इफेक्टिव रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते बिकॉज ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, ये पूरा प्रोसीजर। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इवॉल्विंग प्लान है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी और कैलिब्रेशन फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये आर्ग्यूमेंट है। इससे रिलेटेड आगे हम एक एडिटोरियल भी देखते हैं। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब शब्दों में जाओ, ग्रेडेड मतलब स्टेप बाय स्टेप, रेस्पॉन्स मतलब जो आपका रेस्पॉन्स होगा, कैसा एक्शन प्लान होगा, जैसी नौबत आएगी उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्ड करेंगे। तो दिस इज GRAP। तो इसमें फर्दर कैलिब्रेशन का रिक्वायरमेंट है, ऐसा कहा। GRAP शुड बी सीन एज एन इवॉल्विंग प्लान। जितना एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट मे बी सूटेबली कैलिब्रेटेड। अब ये जो पॉइंट्स है ना, मैं इनकी बात करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स है ना, ये 15-20 पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर काइंड ऑफ यूनिवर्सल पॉइंट्स। आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे अगर मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में है एयर पॉल्यूशन, तो हमको क्या करना चाहिए? गार्बेज बर्निंग को बंद कर दो, हैवी फाइन्स एंड पेनल्टी लगाना चालू कर दो, एनफोर्स करो पॉल्यूशन रेगुलेशन इंडस्ट्रीज में, बिकॉज यहाँ से पार्टिकुलेट मैटर वगैरह बहुत रिलीज होता है। पीरियोडिक मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग करो, सड़क में बहुत धूल होती है उसको क्लीन करो। स्टॉप प्लाइंग ऑफ विजिबली पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। कुछ जो व्हीकल्स होते हैं वो मेंटेनेंस ही नहीं करते, सर्विस नहीं कराते गाड़ी की, तो उनमें देखना जो पीछे एग्जॉस्ट पाइप होता है उससे बहुत ब्लैक सूट निकल रहा है। तो जो विजिबली पॉल्यूटिंग व्हीकल है उनको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाइवर्जन बैन ऑन क्रैकर्स वगैरह हो सकता है। फ्लाई ऐश पॉन्ड्स आर वाटर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे में करो। एप्लीकेशंस के थ्रू इन्फॉर्म करो पीपल को और कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करो। तो ये शुरुआत का टाइम है कि मतलब पॉल्यूशन बढ़ने लग गया है तो हम ये सारे स्टेप्स लेंगे। एज अ DM जैसे आपसे पूछा जाए तो आप ये सारा तुरंत एक्शन प्लान बताओगे कि मैं ये करूंगा लाइक दैट। ओके। देन जब पुअर की कैटेगरी में आ गया तो जितने भी डीजल जनरेटर्स हैं उसको बंद करा दो, पार्किंग फी बढ़ा दो ताकि सड़क पे कम गाड़ियां नजर आए, बस और मेट्रो सर्विसेज बढ़ा दो बिकॉज यहाँ गाड़ियां कम की तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विस। कोल फायरवुड होटल्स और रेस्टोरेंट में यूज होता है, बंद करा दो। जो रेसिडेंट वेलफेयर जो बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर सिक्योरिटी स्टाफ को दो, क्योंकि कई बार वो क्या करता है, जैसे बाहर जो गार्ड होता है वो बॉन फायर करता है, कुछ आग लगा के ठंड में बचाव के लिए करता है, बट इससे पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक हीटर दो। मीडिया अलर्ट करो और एडवाइजरी करो। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये स्टेप 2 हो गया, ये पहला स्टेप था। तो यही है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब स्टेप 3 पे आओ, अभी भी सॉल्यूशन नहीं आया तो अब जितने भी हॉट मिक्स प्लांट्स हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, सीमेंट्स वगैरह के सबको बंद कर दो। रोड बनाते हैं ना हॉट मिक्स प्लांट्स, उसको बंद कर दो। ये जो पावर प्लांट्स हैं जनरेशन नेचुरल गैस पे शिफ्ट करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, रोड को क्लीन करो और स्प्रिंकल करो वाटर को। हम दिल्ली में रोज ये पिछले टाइम पे देख रहे थे, पानी ऐसे स्प्रे कर रहे थे ताकि डस्ट सेटल हो जाए। अब भी बात नहीं बन रही तो जितने भी ट्रक्स हैं उनको बैन कर दो, केवल एसेंशियल कमोडिटी वाले ट्रक आएंगे, बाकी सब बैन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन। ऑड इवन, एक दिन ये गाड़ी दूसरे दिन दूसरे नंबर की गाड़ी, ऑड इवन, ताकि नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो। और एक टास्क फोर्स करो कि अब तो वॉर फुटिंग पे काम करना है, जान बचानी है। सो दिस इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो अब देखो यहाँ पे भी हेडिंग सब हेडिंग सिस्टमेटिकली लिखा है ना, इस चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचना हमें जरूरी है। और आप आंसर लिखते हो ना, मैनी टाइम्स यू विल सी कि समबडी एल्सेस का आंसर देखोगे तो नई थॉट्स मिलेंगे, नया एक व्यू पॉइंट मिलेगा। तो उससे ना ऐसा नहीं सोचना है कि यू आर थिंकिंग लेस और यू आर नॉट राइटिंग गुड क्वालिटी आंसर। यू हैव टू लर्न।
So many different students are presenting the best possible answer they could write, so there is so much of learning. Pick the good learnings. हर आंसर कॉपी से कुछ बहुत अच्छी चीज़ आप सीख सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी अ स्टूडेंट. ग्लास इज नॉट फुल. क्लास में लर्निंग का डिज़ायर है. इफ़ यू हैव विथ दिस डिज़ायर यू विल लर्न. ओके, दिस इज लिमिटेड गेन्स. अब जो नेक्स्ट है वो एडिटोरियल है. लिमिटेड गेन्स में अगेन थ्योरी है कि कोव-2 सार्स-कोव-2 से कैसे डील किया जाए. इसमें जो पॉइंट एड्रेस किया है वो ये है कि चाइना में कोव-2, जब चाइना नवंबर 2019 में ही इसके सिम्टम्स आने लग गए थे कोविड के, चाइना ने उसको प्ले डाउन करने की कोशिश किया. जो डेटा था आज तक वुहान लैब में गया हुआ वर्ल्ड को नहीं बताया. बट साउथ अफ्रीका में केसेस आए. साउथ अफ्रीका ने इमीडिएटली सारा डेटा वर्ल्ड से शेयर किया. तो इस बात पे साउथ अफ्रीका को पेनलाइज नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट वी नीड टू सपोर्ट अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. वैक्सीनेशन कवरेज वैसे ही वहाँ पे बहुत कम है. सो द वर्ल्ड शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और पुट सैंक्शंस ऑन साउथ अफ्रीका, लाइक इकोनॉमिक जैसे हमने बैन कर दिया, ट्रैवल बैन एंड ऑल. हमें वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए. दिस इज द मैसेजिंग, बिकॉज ओवरऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प इन फाइट विद दिस कोविड-19. वैक्सीनेशन बढ़ाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो इससे रिस्क कम होगा. रैश डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और लेबलिंग नहीं करें कि दिस इज साउथ अफ्रीकन वेरिएंट लाइक दैट. नो, वी शुड अवॉइड दिस. डिसइंसेंटिवाइज कंट्री होंगी, वरना ऐसे तो कंट्रीज बताना बंद कर देंगी कि कहाँ पे पैंडमिक जैसी सिचुएशन आ रही है, तो वो और हार्मफुल होगा. वो वाइटल डेटा शेयर कर रहा है पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस का. दिस इज गुड. चाइना ने सीक्रेसी फॉलो किया, अफ्रीका ने प्रॉम्प्टली डेटा शेयर किया. तो वर्ल्ड शुड नॉट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन अफ्रीका. दिस वुड बी अनफेयर. इनफैक्ट वी नीड टू रिवॉर्ड अफ्रीका. इनडिस्क्रिमिनेट ट्रैवल बैन कोई सॉल्यूशन नहीं है. पहले भी हमने देखा है ट्रैवल बैन से ऐसा कुछ नतीजे आते नहीं है. इंडिया में इंक्रीज करें पेस ऑफ वैक्सीनेशन, दी ओनली सॉल्यूशन वी हैव, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट बर्थ्स एंड राइट्स. यहाँ जो बात है वो इस बिल का है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020. ये बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में अभी पास होना बाकी है. लोकसभा राज्यसभा से पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, तब जाके ये एक्ट बनेगा. तो अभी राज्यसभा में भी डिबेट एंड डिस्कशन होगा इस पे. लॉज जो हैं वो हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के. दीज मस्ट बी रिकॉग्नाइज डिफरेंस इन ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप चॉइसेस. तो इस बिल पे कुछ तो इसने बड़ी अच्छी बात की. अच्छी बातें क्या की कि ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव है, तो यहाँ ना रेगुलेशन ज़रूरी है. बिकॉज मैनी अ टाइम्स यहाँ पे रॉन्ग डूइंग्स भी हो रही है. जो पेशेंट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. कई बार जो पुअर है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे सरोगेसी में हमने देखा था. अगर क्लियर कट लॉज नहीं है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड मेहम भी क्रिएट होता है. सो वी नीड रेगुलेशन, और रेगुलेशन भी टू एड्रेस द इवॉल्विंग सिचुएशन. रेगुलेट द फील्ड ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग डूइंग्स सेवरल केसेस में देखने को मिली है. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स. देन एक नेशनल रजिस्ट्री बनाए, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हो, जितनी भी क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, उनका एक प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड और रेगुलेशन हो, सो दैट वह रॉन्ग डूइंग्स नहीं हो फॉर ऑल क्लिनिक्स. मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उसमें, दो ये जो पार्ट है बिल का वो ठीक है कि यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन की बात की गई है. अब बात ये है कि इस बिल में किन लोगों को दिस जो बर्थ रिलेटेड अगर असिस्टेंस चाहिए तो उनको एक्सेस दिया जाएगा और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा. इस बात पे सवाल है. सवाल ये है कि इसमें दो कैटेगरी एक्सक्लूड किया है. एक तो एक्सक्लूड किया है LGBTQIA+ और जो सिंगल मैन है, तो मतलब उनको असिस्टेड रिप्रोडक्शन में जो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए वो इन दोनों सेक्शन कैटेगरी को नहीं मिलेंगे. तो इस बात पे बिल पे एडिटोरियल में क्वेश्चंस उठाए हैं. रेगुलेशन इज गुड, बट बिल ये भी अच्छी बात है कि प्रोटेक्ट कर रहा है राइट्स ऑफ डोनर्स. एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, कमीशनिंग कपल, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ ART, विड्रॉ लाइसेंस ऑफ क्लिनिक होगा अगर वो परफॉर्मेंस ढंग से नहीं करेंगे. तो दिस इज गुड, रेगुलेशन इज गुड. जो प्रॉब्लम है, जो इशू है वो ये है कि एज सिटीजन्स एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल. तो एज सिटीजन्स दीज टू ग्रुप्स
also have the right to exercise reproductive rights. You cannot deny LGBTQ or single men for having babies. The omission is particularly baffling considering that the legislation has made provision for single women too. अब अगर कोई सिंगल विमेन है तो वो ART के थ्रू बेबीज कर सकती है, बट अगर वो सिंगल मैन है तो वो ART के थ्रू बेबीज नहीं कर सकता. तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अपार्ट फ्रॉम कमीशनिंग हेट्रोसेक्सुअल कपल. तो इस बात पे अभी सवाल है. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसका रीज़न ये दिया कि जो सोसाइटल हमारे कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे एड्रेस करने के कारण ये ओमिशन किया है. बट इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू अलाउ लिव इन कपल्स, सेम सेक्स कपल्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ART. तो इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया, ऐसा रीज़न दिया गया. लेजिस्लेटर्स हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट सरोगेसी बिल जो है कनेक्टेड विद ART बिल है, ये भी पेंडिंग है राज्यसभा में. तो ये कहा गया है अभी राज्यसभा में और डिस्कशन होगा, डिबेट होगा. लेट अस सी अपर हाउस जो लेजिस्लेचर का है वो इसमें क्या पॉइंट्स वैलिड करता है. द आइडिया इज कि ये जो एक्सक्लूजन है LGBTQ और सिंगल मैन का, तो दिस डिफीट्स द पर्पस ऑफ दिस अगेन इक्वालिटी. और ये जो ART का पर्पस है इसमें अगर इधर एड्रेस नहीं किया जाएगा देन अगेन इट विल फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स लाइक जस्टिस प्रोवाइड करने का. तो देखते हैं अभी इसमें क्या आगे प्रोग्रेस होती है. A white touch to a refreshed green revolution. यहाँ बेसिकली बात है अभी कुछ ही दिन पहले नवंबर 26 को हमने 100th बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का देखा था. वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज एसोसिएटेड विद दिस अमूल कोऑपरेटिव. तो 100th बर्थ एनिवर्सरी में अमूल कोऑपरेटिव और जो मिल्क रिवॉल्यूशन है उसके रिलेटेड बैकड्रॉप में ये टॉपिक है. यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन को कवर किया है. एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी है मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन. और वाइट रिवॉल्यूशन क्यों बेटर रही ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ये आर्ग्यूमेंट भी सेटअप है. बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन हम पढ़ते हैं स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि प्रॉस्पेरिटी आई बट एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन हुआ. इससे प्रोडक्शन बढ़ा बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डैमेज. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था इसको कंप्लीट सक्सेस भी नहीं कहा जा सकता. फिर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 भी आती है. सो देयर आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंक्रीज किया इनकम, बिगेन अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट. जैसे अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन में वाइट जो वीट है और पैडी है इसका बम्पर प्रोडक्शन होने लग गया इन दीज 2 क्रॉप्स का, स्पेशली वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में. और अभी जब रिफॉर्म्स की बात आई थी एग्रीकल्चर में तो इसमें चैलेंजेस हमें देखने को मिले. हमें यहाँ जो इस टॉपिक में देखना है वो ये देखना है कि दोनों जो रिवॉल्यूशन है उसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है. तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मिल्क रिवॉल्यूशन थी, आपने अपनी बात में भी लिखा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन अगेन एक्सीलेंट एकेडमिक्स रहा है आपका. मेक इन इंडिया कैन डू स्पिरिट पे आपने एम्फेसाइज किया गया था. आपने लीड किया दिस मिल्क रिवॉल्यूशन इन कोऑपरेटिव को. और ये चीज़ आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, आई टू हैड अ ड्रीम. अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो मिल्क रिवॉल्यूशन है, मिल्क रिवॉल्यूशन में ना बहुत ब्रॉड बेस हमने कवर किया, ब्रॉड बेस, बिकॉज ये थी कोऑपरेटिव. तो जो बेनिफिट्स आए मिल्क रिवॉल्यूशन के वो थे बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड. और मिल्क रिवॉल्यूशन में अगेन विमेन जो है इधर ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला. तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देखी जाए तो मिल्क रिवॉल्यूशन ने जो प्रॉस्पेरिटी है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया, जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्रॉस्पेरिटी आई वो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास आई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ. तो ये चीज़ उन्होंने एड्रेस किया है. अब अगर पर्टिकुलरली ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक क्विकली बड़े अच्छे से यहाँ से समराइज़ किया है कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमने इनपुट बढ़ाया, हमने मास स्केल प्रोडक्शन की बात किया, कम कॉस्ट पे बड़े बड़े फार्म्स एंड ऑल हम हाई यील्डिंग क्रॉप्स लगा रहे हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं. फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बनी ग्रीन रिवॉल्यूशन में बिकॉज उसकी डिमांड आई. अब जैसे फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर का भी जैसे सब्सिडी मिलने लग गई, यूरिया सब्सिडी हो गई, NPK हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी. तो क्या हुआ कि फर्टिलाइजर का भी जब अगर मिसयूज हुआ, मतलब करेक्ट यूजेज नहीं हुआ, तो उससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होगी. कई बार जो एग्रीकल्चर का यूरिया है वो यहाँ से सब्सिडी में खरीद के डाइवर्ट हो जाता है इंडस्ट्रीज में, तो इससे गवर्नमेंट को लॉसेस होते हैं.
तो फर्टिलाइजर का भी जो चैलेंज हुआ वो भी इन अ वे आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रूट्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में। देन लार्ज डैम्स बनाए गए, हमने इरिगेशन सिस्टम को भी बेटर किया बिकॉज जो हाई यील्डिंग वेराइटी थी उसको प्रॉपर पानी चाहिए था। अब पानी के लिए हमने डैम्स बना दिए, बट ये जो ह्यूज डैम्स है ना, आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट, तो ये जो डाउन टू अर्थ का एक रिपोर्ट था कि ये जो लार्ज डैम्स है ना, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो इन्होंने इतना भी कोई खास बेनिफिट नहीं दिया है। इनफैक्ट ये वाइट एलिफेंट ज़्यादा है। सिमिलरली इरिगेशन सिस्टम में हमने ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन किया, तो इससे क्या होगा कि अल्कलाइन होगा, दिस सॉल्ट पैन बनने लग गए, जो खेत है वो खराब होने लग गए, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ, तो बहुत चैलेंजेस आए। मोनोक्रॉपिंग बढ़ गया, हर किसी को केवल वीट लगाना है और पैडी लगाना है, दूसरी कोई क्रॉप ही नहीं लगाते, तो ये भी आया। सीड्स, फर्टिलाइजर, वाटर, तो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फोकस केवल कुछ ही क्रॉप्स में था, उसका आउटपुट करना है, नॉन एसेंशियल क्रॉप्स ऑब्लिवियन में चली गई, तो जो डाइवर्जन ऑफ लैंड था वो भी नॉन एसेंशियल क्रॉप्स में हमें दिस देखने को इतना नहीं मिला। आउटपुट्स टू बी इंक्रीज बाय अवॉइडिंग डाइवर्जन ऑफ लैंड यूज टू अदर नॉन एसेंशियल क्रॉप, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे पिट गया बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब मोनोक्रॉपिंग बढ़ा, इनपुट्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज बनाई हमने, लार्ज वॉल्यूम्स पे हम डील करने लग गए। फैक्ट्रीज के कारण डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के कारण कॉम्प्लेक्सिटी आई। डाइवर्सिटी वीडेड आउट कीप द फैक्ट्रीज वेल फोकस्ड ऑन द आउटपुट। तो यहाँ क्या हुआ, मैकेनाइजेशन ज़्यादा हुआ, मैकेनाइजेशन ज़्यादा हुआ पूरी जो एग्रीकल्चर सिस्टम का, और इससे जो लार्ज स्केल फार्म्स थे, प्लांटेशंस थे, जिनके पास कैपिटल था, उन्होंने अर्ली एडवांटेज उठा लिया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, बाकी लोगों को इतना बेनिफिट मिला नहीं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है कि एक तो एनवायरनमेंट कॉस्ट बहुत ह्यूज पे करनी पड़ी हमें, सेकंड सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई, एक सेक्शन ऑफ फार्मर सुपर रिच हो गया, दूसरा सेक्शन ऑफ फार्मर बहुत पुअर हो गया, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये डाइवर्सिफिकेशन है ऑल इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेनिफिट्स, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है उसने। अब इसमें अमूल का भी एग्जाम्पल दिया, जैसे अमूल है, अमूल जो कोऑपरेटिव है ये बड़ा रिस्पेक्टेड है, एफिशिएंसी भी है, इसमें सोशल एंगल भी है और इसका वर्क भी अच्छा हो रहा है। फिर डॉक्टर कुरियन ने ही यहाँ पे IRMA बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, तो यहाँ पर भी हमें अच्छे मैनेजर्स मिले एंड ऑल। द पॉइंट इज कि सर्टेन थिंग्स जो मिल्क रिवॉल्यूशन की थी वो चीज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी डालना चाहिए, बिकॉज जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स में भी हम क्यों नहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं वेल्थ का, तो इससे रिलेटेड अब इन्होंने सॉल्यूशंस बताए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्टिविटी आई मशीन्स के कारण और इससे वर्कर्स कम हो गए, जबकि वाइट रिवॉल्यूशन में कोऑपरेटिव्स आए तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। जैसे हम बांग्लादेश का एग्जांपल क्यों लेते हैं, बांग्लादेश जो काम करता है स्पेशली टेक्सटाइल में, कपड़ा वगैरह में, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ह्यूज नंबर्स नहीं है बट वो नंबर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो दिस इज़ अ क्विकर वे कि बांग्लादेश एंड ऑल अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे इतना बेटर करने लग गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वाइट रिवॉल्यूशन से हमने जो लर्निंग्स मिला है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में एप्लीकेबल लगाने की ज़रूरत है। बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, बेटर मैनेजमेंट मेथड्स हो, इंक्लूजन हो। 2-3 बिलियनर के बजाय अगर 100 मिलियनर होंगे या फिर 100 मिलियनर के बजाय 1000 हम वेल ऑफ पीपल रहेंगे तो कंट्री ओवरऑल ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मैनेजमेंट मेथड, इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन पे फोकस करना ज़रूरी है। इंक्लूजन एंड इक्विटी आए गवर्नेंस में, और जो सोशल साइड है एंटरप्राइज का वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिजनेस साइड, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। तो ये सॉल्यूशंस बताए हैं इन्होंने कि जो सॉल्यूशंस आए वो लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस आए। हम ब्लाइंडली कॉपी नहीं करें कि वेस्ट में ये सही चल रहा है या डिफरेंट ज्योग्राफी में ये करेक्ट है तो इंडिया में भी वो करेक्ट होगा, नो, इवन विद इन इंडिया देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो जो लोकल है, लोकल सिस्टम्स हैं, लोकल सॉल्यूशंस हैं, तो ग्लोकलाइजेशन भी एक टर्म होता है। ग्लोकलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, मतलब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस किया, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और लोकल फिट कर दिया। दिस वी नीड टू डू, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन करें और ये एक स्टेडी प्रोसेस हो। वी डोंट नीड अ ड्रास्टिक रिवॉल्यूशन। ड्रास्टिक रिवॉल्यूशन
हिस्ट्री आप उठा के देखो, बहुत रेयरली ही ये करेक्ट हुआ है। जो स्टडी प्रोसेस होती है ना वही करेक्ट होती है। स्टडी में भी यही चीज़ फिट होती है। ग्रेजुअली अगर आप सीखोगे तो वो सस्टेन भी रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, एक्चुअल में रिजल्ट्स आएंगे। दिस ड्रास्टिक रिजल्ट्स यूजुअली आते नहीं हैं। Science must be practical and usable. People on the ground rather than a science developed by experts to convince other experts. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, फीजिबल होने चाहिए, स्केलेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, ताकि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। बजाय दिस हाई फाई चीज़ लाएंगे, वो चीज़ यूज़ भी नहीं होगी। तो नो, वी नीड टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के। फिर जैसे क्या है, जैसे भी ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स भी हम यूज़ करने लग गए, तो दिस इज़ वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। टॉप डाउन ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज वेदर बाय द स्टेट और बाय रिमोट इन्वेस्टर वाज द रॉन्ग सॉल्यूशन। तो ये डॉक्टर कुरियन गए थे रशिया और यूएसए के बड़े बड़े एंटरप्राइजेस इन्होंने देखे, तो उन्होंने क्या बताया कि एग्रीकल्चर या फिर जहाँ लार्ज स्केल ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे टॉप डाउन नहीं होना चाहिए कि ऊपर से ऑर्डर्स आ गए ये करना है और नीचे फिर सब लोग वैसा करने लग गए। इससे बेनिफिट्स नहीं आते। या फिर अगर जो इन्वेस्टर है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा लगा देता है, अब फिर डिक्टेट्स होती है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उस सेक्टर का वो बैक सीट ले लेता है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी आ जाता है। द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। ये लाइन बड़ी अच्छी है। सोशल साइड ऑफ एंटरप्राइज भी होना चाहिए एज इंपॉर्टेंट एज बिजनेस साइड, और टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। दिस कैपिटल रिमोट इन्वेस्टर्स, मतलब जिसको उस एरिया का नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं पता है, दे आर जस्ट पुटिंग मनी एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स एंड रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, देन वी नीड टू check this thing. Essence of democratic economic governance is that an enterprise must be of the people, for the people, governed by the people. To note down this line, of the people, for the people, governed by the people too. तो हमें डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक गवर्नेंस लाना चाहिए। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, नोट इट डाउन। तो अभी हम दो सवाल तैयार करते हैं। दोनों सवाल मिलते जुलते भी हैं और बहुत डिफरेंट भी है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। तो एक इंडिपेंडेंट नोट बनाइए ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, रीड इट आउट। बड़े इजीली इसका पूरा कंटेंट मिला है, आप रेफर करो इजीली, बुक्स को देखो, इंटरनेट को देखो, बेस्ट पॉसिबल आप अपना आंसर फ्रेम करो। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो क्वालिटी आएगी आपके आंसर में, फिर स्पीड बाद में आ जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सेकेंड, ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो डू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेरिट, डीमेरिट, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। इसके बाद आप वाइट रिवॉल्यूशन पे नोट तैयार करो, डिस्कस इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। वाइट रिवॉल्यूशन, अब इधर कोऑपरेटिव्स का क्या काम हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या हुआ, अमूल का एग्जाम्पल लिखो। तो ये दोनों मिलती जुलती रिवॉल्यूशन है, बट दोनों में डिफरेंस है। और फिर आप क्या करना, इन दोनों को मिला के एक पेज में ये भी लिख देना कि यहाँ के जो मेरिट्स हैं वो इधर आए, यहाँ के मेरिट्स इधर आए। किस तरीके से बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ड हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं। थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक, डू दिस, ओके। देन जो नेक्स्ट है वो है ब्रीदिंग फ्रेश एयर इनटू द एनसीआर's पॉल्यूशन कंट्रोल। यहाँ जो डॉक्यूमेंट है इस आर्टिकल में लिखा है वो ये लिखा है कि हमें सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता है। हम क्यों ना चाइना से कुछ आइडियाज़ लें कि चाइना बीजिंग में जो पॉल्यूशन है उसको कैसे डील कर रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं एनवायरमेंटल के सॉल्यूशंस टेक्निकल, बट अगेन वो थ्योरेटिकल होते हैं, फिजिबल प्रैक्टिकल होते नहीं है। इवन जो स्मोक टॉवर है ना दिल्ली में, बहुत पैसे लगाए यहाँ पे हमने, बट ये इतना डिलीवर नहीं कर रहा है। सो द पॉइंट इज वी नीड चेंजेस। जो रूट्स हैं पॉल्यूशन के उधर एड्रेस करना जरूरी है। और रूट्स क्या है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन अगर प्लान्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद बीजिंग टू। तो हमने जो एनजीटी की रिपोर्ट आया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके डेटा को जो मैंडेट है उसको और स्ट्रिंजेंट किया एयर पॉल्यूशन का 2024 तक 20-30% और रिडक्शन करे, लाइक दैट ये हमने किया। बट अभी भी इससे इतने रिजल्ट्स तो मिले नहीं है। प्लस एक कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन, इसका क्रिटिसाइज हुआ है कि ये कमीशन कोई काम करती क्यों नहीं है। अब अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सोशल प्रोसेस है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सोशल प्रोसेस।
दिल्ली के लोग, दिल्ली की सर्विसेज, दिल्ली का लाइफस्टाइल, ये भी एक फैक्टर है बजाय फिजिकल पॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कंजेशन, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन। तो हमारा सारा एम्फेसिस होता है कंजेशन, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन पे। बट व्हाई नॉट वी आर वर्किंग ऑन दिस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सोशल प्रोसेस में भी, लाइक दिल्ली के लोग, दिल्ली की सर्विसेज, दिल्ली का लाइफस्टाइल। मतलब हमारा टेक्निक ही खराब है जब अपन अर्बन पॉल्यूशन को डील करने का सोचते हैं। द पॉइंट इज वी नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग एज वेल। बीजिंग से हम क्या लेसन सीखें? बीजिंग से हम लेसन सीख सकते हैं कोलैबोरेशन होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। पॉल्यूशन इज नॉट लाइक कि एक डिपार्टमेंट, एक कमिटी हैंडल कर लेगा, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। देयर हैज़ टू बी अ कोलैबोरेशन डिफरेंट ग्रुप्स का। और प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। अक्सर हमारे जो प्लानिंग होती है ना, हम फायर फाइटिंग करते हैं, प्रॉब्लम आ गया इसका सॉल्यूशन ये निकाल दो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। वी नीड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बीजिंग से लेसन ले सकते हैं, एक तो अर्ली वार्निंग हो, कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसका तुरंत मॉनिटर करें विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, अर्ली वार्निंग पॉल्यूशन रिलेटेड, और उसको मॉनिटर भी करें कि किस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन में अपग्रेड्स करें, जो शहर का प्लान है, मूवमेंट ऑफिसेस बने हैं, इतना ट्रैवल क्यों करना पड़ रहा है लोगों को, क्यों ना हम जो नया कॉमन सीबीडी है या फिर अर्बन सेंटर्स जो बना रहे हैं उसको रिवैम्प करें, अर्बनाइजेशन अपग्रेड्स करें। व्हीकल पॉलिसी चेंज करें, जैसे पहले हमने एक बहुत अच्छा काम किया, सीएनजी मैंडेटरी कर दिया, अभी जैसे ई व्हीकल्स आएंगे तो उससे भी बेनिफिट होगा। बिकॉज यू नो कल्प्रिट ये है, व्हीकल से बहुत पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, वेहिकुलर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज जो हैं इनको हम शिफ्ट करें, सिटी से थोड़ा दूर ले जाएं इंडस्ट्री। यहाँ की जो चिमनी वगैरह है वहाँ पे आप सॉल्यूशंस लगाओ कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाए, ट्रैप हो जाए, हवा में रिलीज नहीं हो इंडस्ट्रीज। देन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट एंड R&D इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ताकि वो चेक करता रहे किस डायरेक्शन में हमारा ग्रोथ हो रहा है। थिंक टैंक हो, डिसीजन मेकिंग, R&D। So the problem in the NCR is not a peculiar mix of administrative levels. ये जो कॉमन अप्रोच एयर पॉल्यूशन की है, कॉस्मेटिक स्टेप से कुछ नहीं होगा, अनवेरिफाइड क्लेम्स से भी कुछ नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लायंस शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कुछ नहीं होगा। अक्सर हम क्या करते हैं, एक कमीशन के ऊपर फिर दूसरा कमीशन आ जाएगा, फिर तीसरा कमीशन आ जाएगा। नो, द प्रॉब्लम सॉल्व होगा जब एक जॉइंट प्लान होगा और हम एक्चुअली हेड ऑन एड्रेस करेंगे दिस पॉल्यूशन के डीमन को। ओके, सो दीज आर सर्टेन लेसन्स फ्रॉम बीजिंग। ये कीवर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट था। हमें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में सोशल प्रोसेस पे भी ध्यान देना चाहिए। फिजिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं बट सोशल प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ब्रीदिंग फ्रेश एयर इनटू द NCR पॉल्यूशन कंट्रोल। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें पर्सपेक्टिव्स मिले। पर्सपेक्टिव्स, दीज पर्सपेक्टिव्स आर अगेन इंपॉर्टेंट। शुड द स्टेट स्टॉप फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल? पॉपुलेशन का एक सिंपल सा थ्योरी है कि जैसे चाइना का भी एग्जाम्पल दें, स्टेट का इंटरवेंशन इतना करेक्ट नहीं होता है। यूजुअली जो पीपल्स विजडम है, चॉइसेस हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाता है। तो स्टेट इंटरवेंशन को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, एक्सपर्ट्स यूजुअली से दिस। सेकेंड, जब भी पॉपुलेशन रिलेटेड मैटर होता है तो इसमें विमेन का से ज़्यादा होना चाहिए, विमेन का से ज़्यादा होना चाहिए। वी नीड टू एम्पावर विमेन, वी नीड टू एजुकेट एंड एम्पावर विमेन। एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड बेटर एजुकेशन मीन्स विमेन विल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। एक्चुअली क्या है, NFHS 5 का जो रिपोर्ट है उसने ये बताया कि TFR हमारा 2 आ गया है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा जो होना भी था। तो इससे रिलेटेड अब यही है कि एक तो डिवीज़न हो रहा है, साउथ की पॉपुलेशन पहले स्टेबलाइज हो गई है, नॉर्थ में अभी भी यूपी, बिहार और दिस वेस्ट बंगाल सुपर पॉपुलेशन इनका ग्रोथ है। तो इससे क्या होगा, एक डिसबैलेंस होगा। सो वी नीड टू एड्रेस कैसे। अभी स्टेट इंटरवेंशन के बजाय अगर हम एजुकेशन करें, एम्पावरमेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन होगा। बाकी हम NFHS 5 की रिपोर्ट के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग नहीं होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है सेंसस के डेटा 2021। अभी देखते हैं क्या होगा। हाउ स्टेट्स फेयर इन वेजेस फॉर रूरल वर्कर, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, नॉन एग्री वर्क में वेजेस। दिल्ली का पॉल्यूशन सी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है और इतना पॉल्यूशन है। देन अंडर ट्रायल्स अंडर UAPA को इनडेफिनेटली आप हेल्ड नहीं कर सकते। ये पाइका रिबेलियन है।
हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 1857 में फर्स्ट आर्म्ड रेबल हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ फ्रीडम का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बट जो पाइका रिबेलियन था 1817 का, ये कहाँ था? उड़ीसा में हुआ था। तो क्या ये नहीं कहा जाए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है हमारी? पैका रिबेलियन, पैका विद्रोह है, ये रिबेलियन हुई थी कंपनी रूल इंडिया में 1817 में। पाइका रिबेलियन हुई थी अंडर द लीडर बख्शी जगत बंधु एंड प्रोजेक्टिंग लॉर्ड जगन्नाथ एज सिंबल ऑफ उड़िया यूनिटी। सवाल ये उठ रहा है कि इस रिबेल का भी सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट आर्म्ड स्ट्रगल 1857 या फिर 1817 का पाइका, ये जो रिबेल हुआ था, तो जैसे सारे रिबेल्स और ट्राइब्स थे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉजेस थे पैका रिबेलियन के। पैकास बेसिकली एक ट्रेडिशनल मिलिशिया था। तो मिलिशिया ने देखा सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कंपनी रूल, सो दैट इज वाई दे स्टार्टेड दिस आर्म्ड स्ट्रगल। कंपनी सुपीरियर थी, कंपनी के पास रिसोर्सेज थे, लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, गन्स एंड ऑल, तो उन्होंने फिर इसको सप्रेस किया था। तो दिस इज अबाउट पैका रिबेलियन 1817 उड़ीसा। देन ये जो नेक्स्ट है वो है दिस गवर्नमेंट एंड जायकोव-डू नया वैक्सीनेशन है, 7 राज्यों में लॉन्च होगा ये। एमओडी ने अलाउ किया एग्जेम्पशन ऑन नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलती है इस लिस्ट के आइटम्स को हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे, हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिलायंस। तो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, तो एक प्रोविजन है टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू द सर्विसेज फॉर द इक्विपमेंट्स सिस्टम्स ऑन द पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट और द नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। एक ही बात है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन मतलब इन चीज़ों को हमें खुद ही बनाना है। नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट मतलब इन चीज़ों का इंपोर्ट नहीं करना है। इंपोर्ट नहीं करना मतलब खुद ही बनाना। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशंस देने की बात की है, बिकॉज हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, बना नहीं पा रहे, तो हम इंपोर्ट ही कर लेंगे। तो ये बात है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी की, चेयरमैन ऑफ सीडीएस में अप्रूवल मिल गया है। अब इसका जो ब्रॉडर मैंडेट है ना, ब्रॉडर जो रेलेवेंस है वो ये है, हम सेल्फ रिलायंस करें आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में। सिपरी की रिपोर्ट कंटिन्यूसली बोलती है इंडिया की सेकंड रैंक है व्हेन इट कम्स टू आर्म एंड डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट। पैसा बहुत खर्च होता है और कोई भी कंट्री सुपर पावर नहीं बन सकती जब वो अपने वेपन्स और डिफेंस के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सो वी नीड सेल्फ रिलायंस। राजपथ 60% कंप्लीट हो गया है, डेडलाइन आ रही है। फेशियल रिकॉग्निशन एयरपोर्ट में 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है, स्टॉप नाटो एक्सपेंशन रशिया टेल्स यूएसए। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। कोल्ड वॉर खत्म हो गया बट नाटो कंटिन्यूड है और नाटो का एक्सपेंशन भी हो रहा है। रशिया ने यूएस को कहा। यूक्रेन का टॉपिक अभी आगे देखते हैं। रशिया एनेक्स कर रहा है कुछ एरिया, नाटो उसकी हेल्प एंड डिफेंस में आएगा। वॉर टाइप सिचुएशन, देयर इज अ थ्रेट। डब्ल्यूटीए ने सस्पेंड किया इवेंट्स इन चाइना ओवर पेंग कंसर्न। चाइना का सप्रेशन, टेनिस प्लेयर पेंग शुआई। देन चाइनीज फर्म साइंस एनर्जी डील विद माले एंड यूएसए स्लैम किया चाइना को फॉर हाइपरसोनिक वेपन्स। अभी चाइना ने टेस्ट किया था अगेन आर्म्स रेस। देन कंबोडिया यूएस टू रिज्यूम माइग्रेंट पॉलिसी। चाइना में भी जीडीपी नंबर कम हो रहा है। मारुति और ऑडी ने प्राइसेस बढ़ा दिए, इनपुट कॉस्ट क्योंकि बढ़ गया है। मेटा फेसबुक का नया कंपनी है, प्रोटेक्ट विमेन ऑनलाइन, ये इसने मेजर्स बताए हैं। देन एलएनटी प्राइस ड्रॉप डिटर। ओके, देन दिस इज स्पोर्ट्स, टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ओमिक्रॉन के नंबर हैं, बिहाइंड शेड्यूल है, सेंट्रल विजिटा, विंड एनर्जी 39.99 गीगावाट का विंड एनर्जी, विंड भी रिन्यूएबल्स। देन इसके अलावा यहाँ पे और भी डेटा दिया है, सोलर का इतना है, हाइड्रो का इतना है, वेस्ट पावर, न्यूक्लियर पावर, तो ये डेटा है। लेट अस सी इंडिया कितना अचीव कर पाता है। देन मार्केट रैली एंड ऑफ द पेस टेस्ट, ये जो बात है वो रशिया बॉर्डर बिल्डअप का है। सी ये हमने पहले भी देखा था, ये है रशिया, ये है यूक्रेन और ये रीजन है डॉनबास रीजन। तो रशिया 2015 से ट्राई भी कर रहा है इस रीजन को कंप्लीटली रशिया में लाने का। क्रीमिया ऑलरेडी, क्रीमियन टेंशन में रशिया ने एनेक्स किया था। ये जो ब्लैक सी है, रशिया अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। अब इधर फेस ऑफ तो नहीं होगा विद नाटो, देखने वाली बात है। तो ये डॉनबास क्राइसिस है।
डॉनबास क्राइसिस, लेट अस सी, यूक्रेन इकोनॉमी बिफोर एंड ऑल। वेट, अभी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज मिस्टर पुतिन इज अबाउट टू कम टू इंडिया। तो मॉस्को ने इतने ट्रूप्स यहाँ पे लगा दिए हैं, यूक्रेन की टेरिटरी, दिस एरिया, एनेक्सेशन। यूक्रेन नाटो मेंबर कंट्री भी है, तो एक को डिफेंड करने के लिए सबको आना पड़ेगा। लेट अस सी क्या टेंशंस आते हैं यहाँ पे। In the event of Russia actually invading Ukraine, it is doubtful if NATO would intervene military to protect Ukraine, which is currently not a member. Currently not a member. Ukraine कोशिश कर रहा था एक टाइम पे क्रीमियन क्राइसिस में भी नाटो का मेंबर बनने का. Currently it is not a member, but inclination is towards NATO, towards European Union. There is no doubt about that. तो नॉर्ड स्ट्रीम भी है पाइपलाइन, एक्चुअल फेस ऑफ नहीं होगा बट इनडायरेक्टली टेंशंस होंगे यहाँ पे. यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो येट, सो दिस इज देयर. देन जो नेक्स्ट है वो है अबाउट व्हाई हिस्ट्री मैटर्स सो मच. हिस्ट्री का करेक्टली बताना ज़रूरी है, टेंटेड नहीं होनी चाहिए, कलर्ड नहीं होनी चाहिए हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री के थ्रू ही हम नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जो लर्निंग्स वगैरह है वो पास ऑन कर रहे हैं. आर्ग्यूमेंट ये है, कई बार बुक्स में भी आ जाता है, एनसीईआरटी में, किस टॉपिक को किस लाइट में किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया. दिस वी नीड टू वर्क ऑन. हिस्ट्री मैटर्स सो मच. गॉड्स ओन सिनेमा. एंड देन देर इज अ क्विज, दिस डिजास्टर्स. सो दिस इज द हिंदू. नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. ओमिक्रॉन के केसेस हैं, एस्ट्राजेनेका का बूस्टर डोज हो सकता है. अभी इसको अपन देखेंगे. बीएसएफ इनका 57th रेजिंग डे है 5 दिसंबर को. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो टोटल 6386 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बीएसएफ गार्ड करती है. फर्स्ट सीएपीएफ है इंडिया में, हैविंग इट्स ओन आर्टिलरी रेजिमेंट एंड एयर विंग एंड वाटर विंग. इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, एक्सीलेंट. देन दिस इज अबाउट स्कूल्स, फिर से बंद हो गए. सेंट्रल विस्टा का वर्क चल रहा है. निजामुद्दीन बस्ती कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स गेट्स 2 यूनेस्को अवार्ड. ये क्या है? बावली है, बावली ऐसे पानी का. हजरत निजामुद्दीन 14th सेंचुरी की ये बावली है, तो इनका भी वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल. वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टूम, निजामुद्दीन एरिया में ये सब आता है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हुमायूं टूम, सेंचुरीज ओल्ड सेटलमेंट ऑफ हजरत निजामुद्दीन बस्ती एंड सुंदर नर्सरी, 16th सेंचुरी का गार्डन. ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो दिस इज़ गुड. यूनेस्को ने इनको कंजर्वेशन एफर्ट के लिए रिकॉग्नाइज किया है, एक्नॉलेज किया है. देन राज्यसभा ने डैम बिल पास किया, पासिस डैम बिल. एंड फुल वैक्सीनेशन इनएडिक्वेट, नीड्स कर्ब. देन चाइना, अब चाइना का जो डोमिनेंस है सी में वो राइज होता ही जा रहा है. चाइना जिस तेजी से शिप्स बना रहा है वो इवन यूएसए को भी पीछे करने वाला है. तो चाइना का जो मैरीटाइम राइज है, स्ट्रैटेजिक कमर्शियल दोनों एस्पेक्ट्स हैं, मिलिट्री थ्रेट भी है. तो वी ऑल्सो नीड टू स्ट्रेंथन अवर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशियन. बाकी रेगुलर डेटा है यहाँ पे. जो चाइनीज नेवी है वो बहुत स्टुपेंडस सक्सेस, स्टुपेंडस प्रोग्रेस कर रही है. इंडिया नीड्स टू बी look into this matter because Indian Ocean is our backyard, fertile ground है. This is MSP and word to the wise, बुद्धा ने कहा है, everything you read on internet, see as the Buddha once said, don't believe everything you read on the internet. just ऐसे ही बोला गया है कि don't believe everything you read on the internet. Then this is for the Praja, by the Praja, new geography of welfare, NFHS. चाइना का प्रेजेंस मालदीव में, साइक्लोन आ रहा है उड़ीसा में, COP26, मार्केट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ART और सरोगेसी बिल. अभी इसमें केवल 2 ही है, रेगुलेशंस वगैरह हैं और एक्सक्लूजन क्यों किया गया है इस बात पे सवाल है. अभी देखते हैं, राज्यसभा से भी पास होने दो. 2 years ऑफ पैंडेमिक, ओमिक्रॉन, क्रेमलिन, वॉर थ्रेट इन यूक्रेन, न्यूक्लियर डील, यूएस ईरान वॉइस पेसिमिज्म, ट्रम्प इरा पॉलिसी, यूएस टू स्टार्ट, असाइलम सीकर टू वेट इन मैक्सिको. जो लीडर्स होते हैं ना, मोर और लेस कंट्री की पॉलिसी सेम ही होती है, कोई बहुत डिफरेंस आता नहीं है. फेसबुक इंडिया को इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 5G की बातें चल रही है, सेंट्रल स्पेंडिंग बढ़ी है, सेंसेक्स रिकवर हुआ है 1397 पॉइंट्स, गुड. ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ा है ताकि ऑयल की प्राइस कम की जाए. सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. एक इकोनॉमी का टॉपिक है, ये कंटिन्यूसली हमने 2 टर्म देखा है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. एक होती है मॉनेटरी, एक होती है फिस्कल. मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी.
तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। मनी लिखा हुआ है और मनी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, कितना श्रिंक करना है हमें, तो ये सब जो डिसीजन होते हैं ना वो आरबीआई करता है, मनी से रिलेटेड डिसीजन। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज बाय आरबीआई। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। तो आरबीआई ये सब चीजें देखेगा कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी रखना है, रेपो रिवर्स रेपो कल पढ़ेंगे, इसमें क्या चेंजेस लाने लाइक दैट। तो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि ये सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स लगाना है, जैसे वैट और जीएसटी का भी देख रहे थे, वैट या फिर एक्साइज ड्यूटी, टैक्स कैसे लगाना है, कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, तो ये इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट की होती है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की। ओके, सो दीज आर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज। चाइना इन सी, ये डॉनबास में यूक्रेन रशिया टेंशंस है, इन दोनों रिवॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से कवर करना है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ऑलराइट, सो दिस इज 3rd of December 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.